आज हमारे पास एलिमेंट्स में वो दूसरा एलिमेंट है, इसका नाम है नत्य अथवा नमन कोण। क्या होता है ये नत्य अथवा नमन कोण, हमने इसके बारे में स्टडी करना है। और जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना, बड़ी अच्छी अच्छी बातों का मौका मिलेगा आपको सीखने का। अब आज फिर से मैं आपको एक छोटी सी अर्थ अपनी बना के मैं दिखाऊंगा। तो इधर देखिए, नत्य अथवा नमन कोण को समझने के लिए दैट इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है उसको बनाना, और उसी से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये मैंने एक छोटी सी अर्थ बना दिया, और ये हमारी अर्थ का, अभी आप सब कुछ समझ रहे हैं। अच्छा, एक बार जल्दी से क्वेश्चन और आंसर हो जाते हैं, देख लेते हैं आपको कितना याद रहा, कितना भूल गए। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट? हाँ जी, भौगोलिक उत्तर, वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इससे थोड़ा हट के एक पोल मुझे मिला था यहाँ पे, वो कौन सा था? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। उत्तर के पास ही मिलेगा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और यहां पर थोड़ा इधर मिलेगा। ये सबको समझ में आता है। भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जो लाइन मिलाती है उसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष। याद नहीं आया आपको? आ गया? भौगोलिक अक्ष, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को जो लाइन मिलाएगी, चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में अगर हम अपनी इस अर्थ को ऐसा प्लेन बना दें, एक समतल बना दे, तो उस समतल को क्या नाम रखा गया था? जियोग्राफिकल इक्वेटर। भौगोलिक इक्वेटर उसका नाम रखा गया था। और चुंबकीय अक्ष के लंबवत अगर एक तल में अर्थ को ऐसा काट दिया जाए तो वो तल क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। याद आ गया आप सभी को? ठीक है, याद रहेगा आपको कि ये भौगोलिक उत्तर है और यहां चुंबकीय उत्तर आपको मिलेगा। एक दूसरे से दोनों, यानी कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो हमारे जियोग्राफिकल नॉर्थ को एग्री नहीं करता, थोड़ा सा इससे हट के रहता है। एंड दैट इज द रीजन दैट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी लोकेशन। हर स्थिति के लिए, अलग अलग जगहों के लिए दिक्पात कोण का मान भी कैसा हो जाता है? अलग अलग। क्यों होता है? अभी आपको अंदर से समझ में आती है बात? ठीक है, नहीं आती? अच्छा, तो ये अभी आप समझ गए। अभी मैं जो यहां पर नॉर्थ और साउथ बनाना चाहता हूं ना, मैं यहां पर केवल मैग्नेटिक नॉर्थ ही बनाऊंगा बस। अभी मैं जियोग्राफिकल नॉर्थ नहीं बना रहा हूं। ये मैग्नेटिक नॉर्थ मैंने बना लिया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप जानते हैं? मैग्नेटिक साउथ। देखिए बेटा, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ मैंने बनाई नहीं चित्र में। क्यों? क्योंकि उनकी अभी हमको जरूरत भी नहीं है, इसलिए हमने नहीं बनाया, छोड़ दिया उसको। ठीक है, और ये लाइन मैग्नेटिक एक्सिस हमने बना ली। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैग्नेटिक नॉर्थ का पता हमने कैसे लगाया अर्थ पे? क्या आपको याद है जो हमने बताया था? कैसे पता लगाया था, बता सकते हैं आप मुझे? हाँ जी, बताओ। भूल गए? देखिए, मैग्नेटिक नॉर्थ का पता हमने ऐसे लगाया था। हमने कंपास लिया, मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल में जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला कि दो तरीके का फ्रीडम हम मैग्नेटिक नीडल को दे सकते हैं। एक, हम उसको फ्रीडम दे सकते हैं ताकि वो ऐसा क्षैतिज तल में घूम सके। अगर हम चाहते हैं कि वो क्षैतिज तल में घूम सके, उस वक्त हमको उसका पाइवट कैसा लगाना पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर। याद आ गया? और अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक नीडल ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके, उस वक्त हमको उसके पाइवट्स कैसे लगाने चाहिए? क्षैतिज। ऐसा दोनों पाइवट्स लगा देंगे और इनके बीच में इसको पकड़ा देंगे ऐसे, फिर ये नीडल ऐसा ऐसा घूम सकती है ऊर्ध्वाधर तल में। ठीक है, हमने क्या किया? उसको ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया। मतलब वो
ऐसे घूम सकती है इस तरह से। और उसके बाद हम अलग अलग जगहों पर गए, अर्थ के सब जगह हम उसको लेके जा रहे थे और देख रहे थे कहीं पर नीडल ऐसे थी, हर जगह बिल्कुल पृथ्वी के समांतर समांतर रहे ऐसा नहीं दिख रहा था। कहीं पर नीडल समांतर थी, कहीं पर थोड़ी झुकी हुई थी, कहीं पर थोड़ा ऐसा क्षैतिज से उठी हुई थी ऊपर की तरफ। एक जगह पर जब हम इसको लेके गए तो एक जगह पर जाकर ये बिल्कुल ऐसे हो गई ऊर्ध्वाधर। तो हम किसकी डायरेक्शन पे जा रहे थे? इसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन पे। सपोज ये कैप वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है? नॉर्थ पोल। तो हम इसके नॉर्थ पोल के साथ साथ जा रहे थे। ये हमको जिस तरफ डायरेक्शन दिखाती थी हम उसी तरफ चल पड़ते थे। ये हमको ऐसा ले गई और ऐसे जाके यहां पर हमको ऐसा रोक दिया इसने। इसका मतलब अब ये हमसे ये कहना चाहती है कि अब अंदर चलो इसके, ये इंडिकेशन दे रही है मुझे। तो ये वाला जो हमको पॉइंट मिला यहां पर, ये पॉइंट मैंने मान लिया क्योंकि इसका कौन सा पोल जा रहा है साथ में? नॉर्थ, और वो हमको यहां इंडिकेट करता है, इसलिए हमने इसका नाम ही क्या रख दिया? नॉर्थ पोल। बट क्योंकि ये मैग्नेट का नॉर्थ है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हमको कैसे मिला था अब आपको याद आ गया। यहां पर जाके कौन सी मैग्नेटिक नीडल का कौन सा पोल ऐसा मुझे नीचे ले जाना चाहता था? नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ पोल, और इसका नाम क्या रख दिया हमने? मैग्नेटिक नॉर्थ। समझ आ गया? अब प्रॉब्लम ये सब कुछ हो गया, सब कुछ हमने कर डाला। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं हो रही है? क्या प्रॉब्लम? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये नॉर्थ पोल जब गया तो ये जाकर के यहां पर ऐसा लंबवत हो गया। हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं बनाया है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। तो यहां पर जाके नीडल ऐसे बिल्कुल पृथ्वी तल के लंबवत हो गई। इसका नाम हमने क्या रख दिया? मैग्नेटिक नॉर्थ, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और ये नीडल का क्या था? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये, और ये अर्थ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल ने जाके यहां पर हमको रोका है ऐसे, और इसका नाम भी हमने मैग्नेटिक नॉर्थ रख दिया। तो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, और ये जाके नॉर्थ को ऐसा कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ को अभी अगर ये ऐसा गया है अर्थ पर, ये नॉर्थ ऐसा ऐसा जा रहा है और यहां जाके नॉर्थ ऐसा हो गया। अगर ये नॉर्थ ऐसा हो गया यहां पर जाकर के, नॉर्थ को अपनी ओर खींचता कौन है? नॉर्थ की साउथ? साउथ खींचता है कि नॉर्थ को नॉर्थ खींचता है? ये क्या है? नॉर्थ। इसको जिसने भी खींचा हमने उसका नाम क्या रख दिया? नॉर्थ। साउथ कहां रखा? हमने तो उसका नाम मैग्नेटिक नॉर्थ रखा हुआ है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। ये सब हम नाम रख चुके, सारा कुछ हम स्टडी कर चुके, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि नॉर्थ को खींचने वाला कौन होता है? साउथ। पर यहां तो जाके हम इसका नाम रख क्या चुके हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ। तो क्या नॉर्थ को नॉर्थ खींचता है? नहीं खींचता। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? पर हम तो इसको नॉर्थ बोल चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? अब कुछ हो सकता है क्या? अब आप सोचोगे तो फिर हटाओ, बदल दो, साउथ धर दो खैर नाम। ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब ऐसा कर दोगे कि आप कोई चीज का नाम रख दिया, फिर पढ़ाई कर दी उसकी, सारे बच्चों को बता भी डाला, अब बाद में फिर कहते घूम रहे हो, सबको बताते भैया इधर आओ, इसका नाम नॉर्थ नहीं है, इसका साउथ है। भैया तुम इधर आओ, इसका नाम नॉर्थ नहीं है, साउथ है। पूरी दुनिया में कहां कहां जाओगे यार करने? आप ये कहां कहां करने जाओगे? कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम क्या हुआ? नॉर्थ को यहां ले गया जो, उसका नाम भी हमने क्या रख दिया? नॉर्थ। बट अगेन वी हैव बीन सम प्रॉब्लम कि क्या नॉर्थ को नॉर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है कभी? आंसर इज नो। नॉर्थ को तो नॉर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता। फिर नॉर्थ को अट्रैक्ट करने वाली जगह का नाम तो आप नॉर्थ रख के आए हो। तो आप बताएं ये नॉर्थ और ये नॉर्थ क्या सब कुछ सही है?
आंसर है कुछ तो गड़बड़ है देखो। लेकिन क्योंकि हम बना चुके हैं, हम तो नाम रख चुके हैं और हम सबको बता चुके हैं, इसलिए बदलना तो नहीं चाहते हम कुछ परिवर्तन करके उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो आप जानते हैं उस वक्त साइंटिस्ट लोगों ने एक चेंज कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया? परिवर्तन उन्होंने ये कर दिया कि हमारी जो अर्थ है उसके भीतर, उसके सेंटर पर एक बड़ा ही पावरफुल मैग्नेट रखा हुआ है। ऐसा रियल में है कि नहीं है वी डोंट नो, बट हम उसको मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर उसके सेंटर पे एक बड़ा ही पावरफुल और बड़ा भारी भरकम मैग्नेट है। और वो मैग्नेट जो है ना, वो चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में समांतर ऐसे रखा हुआ है। कैसा? तो उन्होंने उसको ऐसा मान लिया। सॉरी, ये देखिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कि नॉर्थ को नॉर्थ तो अट्रैक्ट नहीं करता, नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करता है? साउथ। पर फिर भी अगर इसका नाम नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ये स्टोरी जो हमारी गलत हो रही थी उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए, सही बनाने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने एक और कहानी गढ़ दी कि हमारी पृथ्वी के भीतर उसके सेंटर पर एक बहुत भारी भरकम मैग्नेट रखा हुआ है जिसको हम काल्पनिक चुंबक बोलेंगे, इमेजिनरी मैग्नेट। और उस मैग्नेट का, अगर ये मैग्नेट रखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी मैग्नेट इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर काल्पनिक चुंबक, ये वो चुंबक है। अब वैज्ञानिक लोगों ने इससे बचने के लिए जानते हैं क्या किया? उन्होंने ये बता दिया कि आप एक काम कर लो, यहां पर मान लो कि पृथ्वी के भीतर जो काल्पनिक चुंबक रखा है उसका कौन सा पोल है? साउथ। और इधर की तरफ पृथ्वी के भीतर जो काल्पनिक चुंबक रखा है उसका कौन सा पोल है? नॉर्थ। और आप जानते हैं ऐसा बताते ही सारी स्टोरी फिर से लाइन में आ गई, सब कुछ सही हो गया। कैसे सही हो गया? अब आप देखो, नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करता है? साउथ। तो जब हम ऐसा लेके जाएंगे नीडल को, यहां जाके नीडल ऐसा हो जाती है। अगर यहां जाके नीडल ऐसा हो जाती है और ये नीडल का नॉर्थ है और पृथ्वी के अंदर चुंबक का ये कौन सा पोल है? तो हमारी मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को पृथ्वी के अंदर का काल्पनिक चुंबक का साउथ पोल अपनी ओर क्या कर रहा है? उसको खींचता है। तो ठीक है, इस तरह से हमने उस कहानी को सही कर लिया। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि ये इस तरफ बताइए क्या है, अगर ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का भौगोलिक उत्तर है, तो यहां पर अर्थ का क्या है? चुंबकीय उत्तर है कि चुंबकीय दक्षिण है? मैग्नेटिक नॉर्थ और इस मैग्नेट का साउथ। तो इस जगह पर बताइए चुंबकीय उत्तर है कि चुंबकीय दक्षिण है? फिर कि दक्षिण है? क्या है बोलो? उत्तर बोलेंगे आप इसे? हाँ। तो हमने इसको दो भागों में बता दिया। हमने ये बोल दिया कि आप एक काम कर लो, अपने मन के सारे डाउट्स क्लियर कर लो और इस तरह से कि जब भी कोई पूछेगा तो यहाँ क्या है तो आप बोलेंगे यहाँ पर पृथ्वी का क्या है? चुंबकीय उत्तर। लेकिन पृथ्वी के भीतर रखे काल्पनिक चुंबक का क्या है? दक्षिण। समझ रहे हैं? तो इस जगह पर आपको दो भाषाओं में बात कर सकते हैं। पहला ये कि इस जगह पर पृथ्वी का क्या है बताइए, तो आंसर है पृथ्वी का तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। लेकिन पृथ्वी के भीतर रखे जो काल्पनिक चुंबक है उसका क्या है इस जगह पर?
उसका दक्षिणी ध्रुव है। और अब सारी स्टोरी भी सही हो गई कि हमारे नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, इसका साउथ पोल अपनी ओर खींच रहा है। समझ आ गया? तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर रखे काल्पनिक चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की ओर रहता है। ठीक है, एक लाइन में इसे हम नोट कर दे रहे हैं जरा। पृथ्वी के अंदर रखे काल्पनिक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, ये हमने बता दिया। तो देखो, काल्पनिक चुंबक का कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव उस साइड में रहेगा। तो ये आपको अब याद कर लेना है आगे के लिए क्योंकि नॉर्थ को नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम ये सारी स्टोरी पहले बना चुके थे इसलिए उसको फिर से सुधारने के लिए हमने ये मान लिया कि पृथ्वी के अंदर उसके केंद्र पे एक बहुत बड़ा काल्पनिक चुंबक रखा हुआ है जिसका साउथ पोल हमारी पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की ओर है और जिसका नॉर्थ पोल पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिण की ओर है। इतना समझ आ गया सभी को? ठीक। इसके बाद अब हम एक काम करना चाहते हैं, ये जो मैग्नेट मैंने मान लिया है काल्पनिक, इसकी ना हम बल रेखाएं बनाना चाहते हैं, फील्ड लाइंस। क्या आपको याद है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो बनती हैं वो मैग्नेटिक डायपोल में किधर से बाहर निकलती हैं और किधर से अंदर प्रवेश करती हैं? नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश कर जाती हैं। तो देखो बेटा, ये पृथ्वी के भीतर का काल्पनिक चुंबक है, इसका यहां नॉर्थ पोल है और यहां क्या है? इसका साउथ पोल। तो बल रेखाएं नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी। तो हम इनको बनाते हैं। देखो, ये नॉर्थ पोल से ऐसे लाइंस बाहर निकलेंगी और साउथ पोल में जाकर के ऐसे एंटर कर जाएंगी। ठीक है, देखो यहां से बेटा ऐसे बाहर निकल रही हैं लाइंस और साउथ पोल में एंटर कर गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये लाइंस पैरेलल आएंगी और फिर से नॉर्थ पोल में ऐसा बंद लूप बना देंगी। ठीक है, अगली फील्ड लाइन कहां कैसे होगी? फिर से नॉर्थ पोल से निकलेगी और इस तरीके से आके साउथ पोल पे एंटर कर जाएगी। ऐसे इधर वाली बल रेखाएं कैसे निकलेंगी भाई? नॉर्थ पोल से ऐसा निकलेंगी और साउथ पोल में जाके ऐसे एंटर कर जाएंगी और उसके बाद पैरेलल लाइंस इस तरह से, ऐसे ही ये वाली लाइन भी ऐसे आ जाएगी। एक और बना देते हैं यहां पे, नॉर्थ पोल से ऐसा बाहर निकलेगी और साउथ पोल में जाकर के ऐसे एंटर कर जाएगी। इस तरह से और भी आप बना सकते हैं। यहां पर ऐसे आती हुई, यहां से ऐसे आती हुई, क्योंकि साउथ पोल में तो हमेशा एंटर ही करना है। नॉर्थ पोल से ऐसा बाहर जाती हुई बना सकते हैं, आप एरो से दिखा सकते हैं कि वो लाइन बाहर जा रही है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं बेटा, ये बउआ क्या है, इसको हमने क्या बनाया था, याद है बेटा किसी को? ये हमारी अर्थ की सरफेस है।
ये हमारी अर्थ की सरफेस है, और हमारी अर्थ की सरफेस कैसी, हम उसको हॉरिजॉन्टल मानते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। देखो फिर से यहां बात आई, एक छोटा सा शब्द आ गया है क्षैतिज के बारे में, तो मैं बात करना चाहता हूं। आप सभी को मैंने पहले भी कई बार बताया है, और आज एक बार फिर से कि क्षैतिज क्या होता है। क्या बता सकते हैं आप मुझे, क्षैतिज क्या होता है? क्षैतिज की डेफिनेशन क्या रहती है? देखिए मैं बताता हूं, आप सुनिए। क्षैतिज जिसे आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं ऊर्ध्वाधर के लंबवत दिशा को। ऊर्ध्वाधर के जो लंबवत तल होता है उसी को हम बोलते हैं क्षैतिज तल। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर की जो लंबवत दिशा होती है ना, जो लंबवत तल होता है उसी को हम क्षैतिज बोला करते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसी परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा बेटा ऐसी ही है। तो फिर ऊर्ध्वाधर क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले, तो अगर क्षैतिज की ये डिफिनेशन है तो फिर ऊर्ध्वाधर की परिभाषा क्या है? मैं आपको बताता हूं, आप गौर से सुनिएगा। इन दोनों में अगर किसी का डायरेक्शन फिक्स है तो वो वर्टिकल डायरेक्शन फिक्स है। ऊर्ध्वाधर की दिशा जो है वो फिक्स है एकदम। क्या होती है ऊर्ध्वाधर की दिशा? आप किसी भी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप गिरने के लिए छोड़ देते हैं तो वो जिस दिशा में गिर रही होती है वो दिशा होती है पृथ्वी के केंद्र की ओर, और पृथ्वी के केंद्र की ओर वो गिरने की जो डायरेक्शन होती है ना, वो डायरेक्शन ही कहलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा क्या होती है, समझ में आ गया आपको? किसी भी पिंड को, किसी भी पार्टिकल को स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत अगर गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो जिस रास्ते पर गिर रही होती है, जिस लाइन पे वो वस्तु गिरती है, वो डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर दिशा कहलाती है, वर्टिकल डायरेक्शन। और वर्टिकल की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ है, कहीं से भी क्या मिला दो आप, पृथ्वी के केंद्र को मिला दो, वो डायरेक्शन क्या कहलाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा बन जाती है। अब ये अगर ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन आ गई तो इसके लंबवत जो तल मिलेगा आपको, वो तल कैसा हो जाएगा, क्षैतिज। क्षैतिज की परिभाषा ऐसी क्यों बनी? क्योंकि क्षैतिज को ना अलग अलग जगहों पर आपका क्षैतिज अलग अलग टाइप का हो सकता है। आपकी जो सरफेस है अर्थ की, अगर आप ये कहोगे कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो क्षैतिज है, तो ऐसा नहीं है। अर्थ की सरफेस पर ही तो पहाड़ भी हैं, और पहाड़ की सरफेस तो ऐसी बना दी आपने। आप अपने घर में कोई जगह ऐसी बना सकते हैं। अब ऐसी बना देंगे तो क्या ये क्षैतिज है? फिर नहीं है। तो अर्थ सरफेस को हम हॉरिजॉन्टल नहीं मान सकते। हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल क्षैतिज है, हम ऐसा नहीं मान सकते। इसीलिए हमने क्षैतिज की परिभाषा बदल दी है। क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर दिशा के लंबवत जो तल होगा उसको क्षैतिज तल बोला जाएगा। तो फिर ऊर्ध्वाधर क्या होगा? किसी भी पिंड को गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक अगर गिरने दिया जाए तो वो जिस रास्ते से गिरती है वो दिशा ही, वो क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की ओर जारी होती है और वो डायरेक्शन ही ऊर्ध्वाधर दिशा होती है। और ऊर्ध्वाधर की दिशा अपने आप बदलती नहीं है कभी, ये हमेशा फिक्स रहती है। आप अपना क्षैतिज बदल सकते हो, आप अपने कमरे में ऐसा ढाल बना सकते हो, ऐसा ढाल बना सकते हो, गड्ढे बनवा सकते हो, लेकिन ऊर्ध्वाधर की डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। और एक चीज मैं बताऊं, देखो आपको कोई भी चीज छोड़े जाने पर वो हमेशा किस तरफ जाना शुरू कर देती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। क्यों? क्योंकि उस वस्तु पर एक गुरुत्व बल लगना स्टार्ट हो जाता है। किस दिशा में लगना शुरू हो जाता है? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। कितना लगता है? अगर उसका द्रव्यमान m है तो mg बल लगता है पृथ्वी के केंद्र की तरफ। अब अगर ये ऊर्ध्वाधर है और mg बल लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं क्षैतिज दिशा में कितना बल लगेगा? ऐसा इसका घटक बताइए। नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है? mg। मैं 1 मिनट के लिए आपको ये बना के दिखाना चाहता हूं
ये mg, और ये डायरेक्शन कौन सी है? वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर। और इसके लंबवत जो तल बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये डायरेक्शन बेटा कौन सी बना ली भैया हमने? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। क्या आप बता सकते हैं अगर किसी भी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg बल लगता है तो क्षैतिज दिशा में कितना बल लगता है उस पर? इसका ऐसा घटक बना दीजिए, mg है और ये एंगल 90 है, घटक बताओ कितना बना? mg cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब है क्षैतिज दिशा में लगने वाला गुरुत्व बल कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हम आपसे ये पूछ लें कि बताइए ये वस्तु पर क्षैतिज दिशा में कितना गुरुत्व बल लग रहा है, क्या बताएंगे आप? 0। बिल्कुल सही बात है। ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना बल लग रहा है गुरुत्व बल? mg। क्षैतिज दिशा में कितना गुरुत्व बल लगता है? mg नहीं, सॉरी, mg cos 90 कितना लगता है? 0। अब आगे की बात सुनिए, यही रीजन है कि किसी भी ऐसी चीज को जो फ्लो होने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, जब आप उसको छोड़ देते हो तो वो हमेशा उस दिशा में रहना पसंद करती है जिस दिशा में रहने से उस पर कोई भी बल ना लगे। जैसे वाटर, पानी फ्लो हो सकता है, तो अगर पानी को कहीं पर भी आप भरते हैं तो आपका कमरा एक जगह एक तरफ ऊंचा है एक तरफ नीचा है, पर वाटर जो उसमें भरता है वो एक तरफ ऊंचा नीचा कभी नहीं भरेगा। वाटर हमेशा उस दिशा में रहना पसंद करता है जिस दिशा में रहने से उस पर लगने वाला गुरुत्व बल कैसा होगा? 0। और किस दिशा में लगने वाला गुरुत्व बल 0 होता है? क्षैतिज दिशा में। इसलिए वाटर हमेशा किस दिशा में रहता है? क्षैतिज। कहीं पर भी गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, नदी होती है, उसमें नदी कहीं पर उथली बनी हुई है, कहीं पर गहरी बनी हुई है, लेकिन वाटर का लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है? वाटर लेवल हमेशा किस डायरेक्शन पे रहना उसको पसंद है? आंसर है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। मैं तो एक बात बोलूंगा, उस दिशा में उसको रहना पसंद है जिस दिशा में रहने से उस पर लगने वाला बल 0 हो। तो किस दिशा में लगने वाला बल 0 होता है? इसीलिए हमेशा वाटर लेवल क्षैतिज दिशा में रुकता है। तो एक नली में आप पानी भरिए और उसके दोनों पार्ट ऐसे उठाइए, आपको वाटर लेवल क्षैतिज बता देगा। आपके घर में फर्श बनाने आते हैं, छत बनाने वाले लोग आते हैं, आप देखो वाटर लेवल से वो उसकी बराबरी, उसका समतल कर देते हैं उसको। तो वाटर लेवल से क्यों कर पाते हैं? दिस इज द रीजन। और वाटर लेवल से ही आपको क्या मिल जाएगा? हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। तो वाटर लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको देगा। कभी भी आपको बिल्कुल क्षैतिज चाहिए, आप कहीं मत जाइए, एक नली लीजिए, ट्यूब, उसमें प्लास्टिक की, उसमें पानी भर दीजिए और उसके वाटर, दोनों तरफ की नली उठा लीजिए और देखिए इधर का वाटर लेवल कहाँ है, इधर का वाटर लेवल कहाँ है, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों को मिला दीजिए। दिस इज हॉरिजॉन्टल। आपकी जमीन कहीं ऊंची कहीं नीची हो सकती है, बट द वाटर लेवल गिव्स ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये आपकी जमीन के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, ये केवल उस दिशा में रहेगा जिस दिशा में उस पर बल कम लगता है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज द लीस्ट, सबसे कम फोर्स एप्लीकेबल होता है, 0 बल लगता है उस दिशा पे। इसलिए वाटर लेवल से आप क्षैतिज को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे तो कभी आप क्षैतिज नहीं पहचान सकते। ऐसे तो हम कभी भी आपसे पूछेंगे क्षैतिज है तो आप बोलोगे ये फर्श है तो क्षैतिज है, ऐसा नहीं होता। हर जगह फर्श क्षैतिज हो, इट इज नॉट नेसेसरी। अब आपको क्षैतिज क्या होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, समझ आ गया? ठीक है, ओके। देखिए हम बात कहां कर रहे थे, यहां पर बात कर रहे थे। ये हमने फील्ड लाइंस बना दी, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकली और साउथ पोल पर जाकर एंटर कर गई दोनों साइड से। अब आप इसको जरा देखिए, हमने आपको बताया था कि नीडल को हम 2 तरीके से स्वतंत्रता दे सकते हैं। ऊर्ध्वाधर घूमने के लिए इस वक्त हमने उसकी कौन सी स्वतंत्रता दी है? ऊर्ध्वाधर। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब हम उसको ऊर्ध्वाधर घूमने की स्वतंत्रता देते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे रखेंगे तो नीडल क्षैतिज दिशा में केवल घूम सकती है। अगर ऐसे रखेंगे तो अब वो किस डायरेक्शन पे घूम सकती है? ऊर्ध्वाधर दिशा में घूम सकती है।
हमने यही वाली स्वतंत्रता उसको दी है ताकि नीडल ऐसा ऊर्ध्वाधर दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसा घूम सके वो। अब आप चित्र पे देखिए, पहले तो मैंने सिर्फ आपको बताया था कि पृथ्वी के हर जगह पर मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल ऐसे समांतर रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको लास्ट क्लास में बताया कहीं पर थोड़ा नीचे झुकी हुई होगी, कहीं कहीं पर थोड़ा सा। अब चित्र में देखिए साफ दिखता है। और एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं अभी आपको, देखो बताने से पहले मैं फिर भूला जा रहा हूं, ये जब आप नीडल को वर्टिकल डायरेक्शन पे घूमने की स्वतंत्रता देते हैं ना, उस वक्त नीडल का ये नॉर्थ पोल जो होता है, रेड पार्ट, वो जिस डायरेक्शन पे ठहर जाता है वही डायरेक्शन पृथ्वी के एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड की होती है। सुन रहे हैं हमारी बात कुछ आप? फिर से इस लाइन को मैं रिपीट करता हूं और सभी बच्चे बड़ा ध्यान लगा के सुन लें। जब हम मैग्नेटिक नीडल को ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं कि वो ऐसा ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके, उस वक्त मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन पे हमें दिखाएगा, जो डायरेक्शन हमको शो करेगा, चाहे वो क्षैतिज से नीचे की दिशा दिखाए हमको, चाहे वो हमको क्षैतिज से ऊपर की दिशा दिखाए, वही दिशा वास्तव में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वास्तव में वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हमने नीडल को ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्रता दे दी और नीडल ने हमको क्षैतिज से ऐसा नीचे झुकी हुई दिखा दिया, तो बताइए इस जगह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी? ऐसा नीचे की तरफ होगी। समझ रहे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम निकाल लेते हैं उसका, पर दिस डायरेक्शन विल बी द एक्चुअल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये पृथ्वी के वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये आपको याद रखना। क्षैतिज घटक तो हम निकाल लेंगे, एंगल नापेंगे, निकल आएगा। अगर कहीं पर हम बाहर कहीं ले गए और नीडल ने हमको ऐसा दिखा दिया हल्का सा ऊपर, नॉर्थ पोल, साउथ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्थ पोल, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वास्तव में क्या है? ये डायरेक्शन है उस जगह पर। यह ध्यान रहेगा सबको। इसी दिशा में हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया करेंगे बस। अब इस फिगर पे आ जाइए और देखिए, यह हमारी अर्थ है और पृथ्वी की सतह को हम फिलहाल मान लेते हैं कि वो कैसी है? क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। अब अगर क्षैतिज है तो इस जगह पर देखो बेटा, सभी बच्चे गौर से देखेंगे। इस जगह पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, थोड़ा गौर कीजिए। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस जगह पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएं, देन व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? क्या बता सकते हैं? मुझे इस पॉइंट पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए? हाँ जी, लाइन खींचते हैं। समझ नहीं पा रहे हम, फिर से। अच्छा, राइट हैंड कर्ल रूल लगा दें। और किसी के मन में? ये नहीं करेंगे। और किसी के मन में कुछ है? इस पॉइंट पर मैं आपसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछ रहा हूं, उसको सोचिए, आपको बताया गया है। नहीं मालूम? नहीं दिमाग में आ रहा है? अच्छा ठीक है, हटाइए। चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी है आपने? चुंबकीय बल रेखाओं में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कि चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। यह भी याद नहीं आया आपको? तो बउआ, ये चुंबकीय बल रेखा है कि नहीं है? इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछेंगे, आपको क्या कर लेना चाहिए? स्पर्श रेखा खींच। अब याद आ गया आपको? तो यहां पर एक स्पर्श रेखा बना देंगे। देखो हम, ये देखिए हमने स्पर्श रेखा बना दिया। अब गौर कीजिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यही है हमारा एक्चुअल
अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। BE का मतलब E स्टैंड्स फॉर अर्थ एंड B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। B किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र, और E किसके लिए है? पृथ्वी के लिए। तो अगर मैं इस जगह पर देखने जाता हूं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक नीडल ने यहां पर हमको ऐसे दिखाया होगा। यही तो मीनिंग निकला इसका। अब आप देखें, देखो अर्थ की सरफेस तो बेटा ये है, देखो भैया ये अर्थ की सरफेस है, और मैग्नेटिक नीडल हमको कैसे दिखा रही है? थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखा रही है। अर्थ की सरफेस ऐसे है, पर ये नीडल हमको थोड़ा सा ऐसा दिखाती है, हल्का सा ऊपर उठी हुई। देखा आपने? अब और एक दूसरी जगह पर चलिए, यहां पर आ जाइए जरा। इस बिंदु पर मुझे बताइए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ होगी? क्या करना चाहिए? अगेन वी शुड ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस बिंदु पर फिर से मुझे एक खींच लेनी चाहिए। क्या पक्का? तो खींच लेते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो। नाउ ये डायरेक्शन ऐसे थी। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसको मुझे क्या लिख देना चाहिए? BE, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर पृथ्वी का तल कैसा है बेटा? देखो ऐसा है। देखिए भैया, ये पृथ्वी की क्षैतिज तल है इसका, और ये मैग्नेटिक नीडल हमको दिखा रही है। आपने देखा यहां पर चुंबकीय सुई ने हमको क्या दिखाया कि पृथ्वी के तल से ऐसा पृथ्वी का तल है, और ये चुंबकीय सुई हमको थोड़ा सा ऐसा दिखा रही है, नीचे झुकी हुई। देख रहे हैं? वही चीज आ गई ना कि कहीं कहीं पर चुंबकीय सुई हमको क्या दिखाती है? क्षैतिज से ऊपर उठी हुई, और कहीं कहीं पर चुंबकीय सुई क्षैतिज से दिखाई दे रहा है हमको। अब आपको समझ आ गया? चाहे जहां पर आप देख लो, यहां पर देखो, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और ये हमारी पृथ्वी का लेवल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां से भी देखो कुछ कोण से नीचे झुकी हुई है सुई, यहां पर कुछ कोण से नीचे झुकी हुई है सुई, यहां पर पृथ्वी के तल के साथ कुछ ऊपर उठी हुई है सुई। तो यही रीजन है कि पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर चुंबकीय सुई को अगर हम ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्रता दे दें तो कहीं पर वो पृथ्वी के तल के साथ थोड़ा नीचे झुकी हुई रहती है, कहीं कहीं पर थोड़ा ऊपर उठी हुई रहती है, ऐसा होता है। नॉर्थ पोल पर जाके कैसी हो जाती है? नॉर्थ पोल पर जाके सीधे ऐसी हो जाती है बिल्कुल। और नॉर्थ पोल पर जब ऐसी हो जाएगी तो पृथ्वी के तल के साथ उसका कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। वेरी गुड। और साउथ पोल पे कैसी होगी? देखो ध्यान से बेटा, देखो ऐसा नॉर्थ पोल यहां पर है, अभी पृथ्वी के तल के साथ ये कितना एंगल बना रही है? 90। अगर हम इसको ऐसा घुमा के लाना शुरू करें तो जब ये ऐसे आना शुरू होगी तो ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी, ऐसे यहां पर आके समांतर हो जाएगी। फिर इसके बाद यहां जब लाओगे यहां जाके फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे। अब मैग्नेटिक नीडल का कौन सा पोल आ गया? ये साउथ। किसकी तरफ है? मैग्नेटिक साउथ, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ, लेकिन अर्थ के भीतर रखे काल्पनिक चुंबक की नॉर्थ की तरफ। तो यहां पर भी मैग्नेटिक नीडल पृथ्वी के तल के साथ कैसा कोण बनाती है? 90 डिग्री। तो दो जगहें हमारी पूरी पृथ्वी पर ऐसी हैं जहां पर मैग्नेटिक नीडल अर्थ सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। कहां कहां पर? एक मैग्नेटिक नॉर्थ वाली जगह पर और एक मैग्नेटिक, बस डिफरेंस इतना होता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ हमारी अर्थ का जहां पर है वहां पर नॉर्थ पोल अंदर की तरफ जाता हुआ रहता है, और जहां पर हमारी अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है वहां साउथ अंदर की ओर जाता हुआ रहता है। बट इन आवर अर्थ देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन विच मैग्नेटिक नीडल मेक्स एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण हमारी चुंबकीय सुई दो जगहों पर बनाती है, और वो जगहें हैं पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। अभी आपको समझ आ गया? और बाकी जगहों पर कहीं पर थोड़ा ऐसे क्षैतिज से उठी हुई रहेगी, तो कहीं पर क्षैतिज से थोड़ा सा
हो सकता है ये। और अब मैं आपको बताऊं, यही जो कोण बनता है ना कि पृथ्वी तल के साथ कभी ये सुई ऐसा उठी रहती है, कभी थोड़ा सा झुकी रहती है क्षैतिज के साथ, यही वाला एंगल हम बोलते हैं नति अथवा नमन कोण। कुछ बात हमारी समझ में आई आपको? तो नति अथवा नमन कोण की परिभाषा क्या बनी? अगर आप सब कुछ समझ गए हैं तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं अपने शब्दों में। किताबें मत देखिए कि किताब क्या लिखती है, आपने भी तो समझा है, इसलिए आप बताओ कि क्या परिभाषा होगी। सभी बच्चे ध्यान से सुने क्या परिभाषा होगी। यदि किसी चुंबकीय सुई को हम ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र कर दें, पहले तो यह करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा लिए घूमोगे तो थोड़ी ऐसे झुक जाएगी, तब तो वो केवल ऐसे ही रोटेट हो सकती है क्षैतिज। तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो यदि कोई चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, तब चुंबकीय यामोत्तर में रखने पर, कहां रखेंगे आप? चुंबकीय यामोत्तर। अभी हम उसके बारे में भी बताएंगे आपको। अभी बस इतना समझ लें कि क्योंकि चुंबकीय सुई से नाप रहे हो तो रखना आपको किस तल में है? चुंबकीय यामोत्तर में ही रखना है। तो यदि कोई चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो चुंबकीय यामोत्तर में रखने पर वह क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है, भले वो नीचे झुकी हो या ऊपर उठी हो, इससे में मतलब नहीं है, पर क्षैतिज से जितना कोण वो बनाएगी उस कोण का ही नाम हम क्या रख देंगे? नति अथवा नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। डिप का मतलब होता है ऐसा झुक जाना, डिप कर जाना। आपकी छत का छज्जा अगर बहुत पुराना, 100 साल पुराना हो गया और वो ऐसा हो गया, फिर आप बोलते हो छज्जा थोड़ा सा डिप कर गया है। तो डिप करने का मतलब क्या होता है? झुक जाना। हिंदी में देखो नमन कोण बोलते हैं। नमन जब आप किसी का करते हो तो भी तो आप डिप करते हो, आप झुक के नमन करते हो किसी को, कैसे कर देते हो? झुक के करते हो आप। तो नति अथवा नमन कोण, क्या डिफिनेशन बनी? फिर से एक बार, और उसके बाद हम उसको लिखना पसंद करेंगे कि ऊर्ध्वाधर तल में चुंबकीय सुई को, एक ऐसी चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, उसको चुंबकीय यामोत्तर में रखने पर वह क्षैतिज दिशा से जितना कोण बनाती है उस कोण को ही हम उस स्थान पर, क्योंकि हर जगह के लिए इसका मान भी अलग अलग रहेगा, उस कोण को उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण कहते हैं। नहीं समझ में आ रही है आपको? तो चलिए नोट कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। देखिए, नति अथवा नमन कोण की डेफिनेशन में लिखा गया है, ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र किसी चुंबकीय सुई को चुंबकीय यामोत्तर में रखने पर वह क्षैतिज दिशा से जितना कोण बनाती है उसे उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण कहा जाता है। दिक्पात कोण को जैसे आपने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, वैसे नति अथवा नमन कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि नति अथवा नमन कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? इसको अगर हम बना के आपको दिखाएं, देखिए, आपने देखा कि पृथ्वी तल की किसी जगह पर चुंबकीय सुई क्षैतिज से थोड़ा उठी हुई है और किसी जगह पर झुकी हुई भी है। हम उनमें से कोई भी एक फिगर बना के देख सकते हैं या दोनों बना के देख सकते हैं। बाई चांस मैंने ये मान लिया कि हमने इस जगह पर देखा और ये डायरेक्शन आ गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब क्षैतिज दिशा। ठीक है? हमने पृथ्वी की एक जगह पर क्षैतिज दिशा देखी और उस जगह पर हमने चुंबकीय यामोत्तर में चुंबकीय सुई को रखा। तो हो सकता है कि वो चुंबकीय सुई ऐसा ऊपर की ओर उठी हुई हो थोड़ा सा,
ऐसे मैग्नेटिक कंपास हमको डायरेक्शन दिखा सकती है। इस तरह की बनी होगी। ये उसका कौन सा पोल होगा? नॉर्थ। और ये कौन सा पोल होगा? साउथ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ही पृथ्वी का एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जो डायरेक्शन वो हमको दिखाएगी उसी दिशा में पृथ्वी का वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब आप देखें, ये सुई क्षैतिज से ऊपर उठी हुई है। जितने एंगल से देखो ये बेटा ऊपर उठी हुई है ना, इस एंगल का ही नाम हमने क्या रखा है? नति अथवा नमन कोण। तो थीटा क्या चीज है यहां पर? एंगल ऑफ डीप। बीई क्या चीज है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दिशा भी आप, ये दिशा है, और बीई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता भी कह सकते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम बना सकते हैं। और देखिए, कहीं पर अगर नीचे झुकी हुई हो सकती है तो वो कैसी होगी? देखो इस फिगर से ये भी आपको आइडिया मिल रहा है कि नॉर्थ पोल्स की तरफ ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र रहता है। अगर हम यहां पर ऐसा बनाएं, क्योंकि कहीं कहीं पर क्षैतिज से नीचे की ओर भी झुकी रहती है, तो ये डायरेक्शन बेटा मैंने बना लिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां पर हमने देखा कि एक चुंबकीय सुई ऐसे झुकी हुई है, पृथ्वी तल से हॉरिजन से भी नीचे झुकी हुई है, ऐसे दिखाती है हमको इस डायरेक्शन पे। और इधर की तरफ इसका नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का, इधर की तरफ साउथ पोल है। ये डायरेक्शन किसकी दिशा बताती है हमको? यह वास्तव में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और इसी की तरफ हम लिखा करेंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। नति अथवा नमन कोण कहां है? तो यह सुई क्षैतिज दिशा के साथ जितना कोण बनाएगी उसी को हम बोलेंगे नति अथवा नमन कोण। ये थीटा है, एंगल ऑफ डिप। और बीई क्या चीज है? हाँ, ये हमने यहां नहीं लिखा है, जगह नहीं थी, यहां लिख लेना, दोनों के लिए समझ जाइएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, यह बीई आपका आ जाएगा इस तरह से, और यह एंगल ऑफ डीप होगा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, देखो मुझे ध्यान आ गया है, आप ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी ये बनी है और बल रेखाएं भी बना रखी हमने, आप देख के समझ सकते हैं। पृथ्वी के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर की तरफ आपको मिलेगा? पृथ्वी के बाहर आप चले जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं देखो इधर से ऐसा जा रही कि नहीं जा रही हैं? हमको अंदर का मैग्नेट दिखता है या हमको बाहर के ध्रुव केवल दिख सकते हैं? बाहर के ध्रुव, और यहां से बल रेखाएं निकलती है, ऐसे प्रवेश कर जाती हैं। तो आप देख के बताएं, आप केवल पृथ्वी के हिसाब से बताइएगा, अंदर रखे चुंबक के अकॉर्डिंग नहीं, कि पृथ्वी के बाहर, यानी कि यहां पर अगर आपसे मैं पूछूंगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? इधर क्या था? साउथ, साउथ से निकल रही है और नॉर्थ में जा रही हैं हमारे हिसाब से। चुंबक के हिसाब से कुछ अलग कहानी है, अब आप समझते हो। तो साउथ से किस तरफ होती है? नॉर्थ की तरफ। आपका जो फेस है इस समय साउथ की तरफ है और आपकी बैक साइड पे क्या है? नॉर्थ। तो यहां पर बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? साउथ से नॉर्थ, ऐसा आपसे बोर्ड की ओर से वो पीछे वाली दीवार की तरफ चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन आएगी। नहीं समझ में आई? तो बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आपके सामने से ऐसा पीछे की ओर जा रही होंगी, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा रहती है। ठीक है। और पृथ्वी के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो फिर नॉर्थ से साउथ चला जाएगा। फिर वो इस मैग्नेट के हिसाब से अलग स्टोरी रहेगी और हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अलग कहानी है।
और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ समझ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसको गहराई पे नहीं जाऊंगा। आपको एक चीज़ मैं और बताऊं, हम लोगों की जो लैब है ना, लैब में हम इसको कैसे नापेंगे? प्रॉब्लम तो इसी चीज़ का है ना। लैब में हम इसको कैसे नापेंगे? नत्य अथवा नमन कोण को नापेंगे कैसे? तो आपको मैं बताऊं कि नत्य अथवा नमन कोण को नापने के लिए हमारी लैब में एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। एक बड़ा अच्छा बना हुआ एक डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है डिप सर्कल। क्या बोलते हैं उसको हम? डिप सर्कल। हिंदी में उसको कहा जाता है नति मापी। कैसा बना होता है वो कुछ ऐसा बना होता है। मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखिए जैसी ये सुई बनी होती है मैग्नेटिक कंपास, इसी का बड़ा रूप होता है वो। तो वो थोड़ा बड़े साइज की बनी होती है, ऐसे बनी रहती है, इतनी बड़ी रहती है, ब्लैक कलर की इतनी बड़ी मैग्नेटिक नीडल रहेगी। और उसके नीचे साइड में ऐसा जमीन में रखने के लिए ये ऐसे बना रहता है, ताकि आप ये बेस को जमीन पे आप रख सकें, क्षैतिज टेबल पे ऐसा स्टैंड जैसे ये ग्लोब बना हुआ है, ऐसे इसमें बनी रहती है गोल गोल, और नीचे बढ़िया स्टैंड लगे होते हैं, उन्हें आप कहीं भी टेबल में जमीन पे कहीं पर भी आप रख सकते हो। इसमें ऐसा एक लाइन बीचों बीच रहती है, यहां पर भी 0 डिग्री लिखा रहता है और यहां पर भी 0 डिग्री लिखा रहता है, और यहां पर बीच में पाइवट लगे होते हैं, ऐसे पाइवट, इसके अकॉर्डिंग ऐसे पाइवट लगे रहते हैं। अगर ऐसे पाइवट लगे होंगे तो सुई ऐसे फंसी होगी बीच में, और वो ऐसे ऐसे घूमने के लिए स्वतंत्र होगी फिर तो यहां पर मैग्नेटिक नीडल ऐसी रहेगी आपकी। ऐसी मैग्नेटिक नीडल रहती है इसके भीतर। और अब आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये किस दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र है, किस तल में, क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है कि ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। देखो जिस हिसाब से मैंने यहां बनाई है उसके अकॉर्डिंग पाइवट आपको ऐसे ही लगाने पड़ेंगे, और पाइवट अगर क्षैतिज है तो सुई किस दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र है? ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो ये वो कंपास होता है जो कि जिसमें मैग्नेटिक नीडल ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र रहती है। और यहां पर एंगल लिखे रहते हैं। कैसे एंगल लिखे रहते हैं? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और यहां पर बिल्कुल सीध में क्या आएगा? 90। ऐसा ही इधर भी एंगल लिखे रहेंगे, ऐसा ही नीचे भी एंगल लिखे रहते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और यहां पर बिल्कुल सीध में 90 डिग्री लिखा रहता है। ये सब इसी के भीतर यहां पर रहता है, लिखा होता है बढ़िया। अब होता क्या है, इसको आप जहां पर भी रख दोगे जाके, इसकी सुई कैसी घूम रही है? ऊर्ध्वाधर तल में। तो आप जहां रखोगे क्षैतिज से नीचे कुछ कोण बनाएगी या थोड़ा क्षैतिज से ऊपर बनाएगी, और कितना एंगल बनाएगी? अगर ये 10 है, 20 है, 30 है, तो हम देख के जान जाएंगे कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री। और तुरंत का तुरंत क्या नप के आ जाएगा हमारे सामने? नत्य अथवा नमन कोण। लेकिन ऐसे नहीं, अभी तरीका गलत है। सही तरीका क्या है? आप ध्यान से सुनिएगा कि कभी आपको लैब में मौका मिले तो आप कैसे मेजर करोगे। सबसे पहले आप एक कंपास लेंगे, सुन रहे हैं हमारी बात ध्यान से? सबसे पहले आपको क्या लेना है? कंपास। इस कंपास को आप अपनी जहां पर भी नापना चाहते हो, जमीन पर, टेबल पर, इस कंपास को ऐसा रख दीजिए, और इसकी जो नीडल इसकी जो नीडल है ना, बार बार ऐसे हो रही है, इसको ठहर जाने दीजिए। जब ये ठहर जाएगी तो एक दिशा में ठहर जाएगी। अब मान लिया कि ये ठहर गई यहां, तो हमने जिस टेबल पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, एक चौक से यहां पर इसके सामने ऐसा जमीन पे या टेबल पर निशान लगा दिया, और इधर इसके सामने जमीन पे या टेबल पर निशान लगा दिया। समझ आ गई बात आपको? क्या करना है? कंपास रखोगे, नीडल के ठहरने का वेट करोगे, जब नीडल ठहर जाएगी,
जमीन पर चौक लाएंगे छोटी सी, उससे यहां पर निशान और इसके पीछे निशान लगा देंगे। 2 बिंदु लग गए निशान। किस किस दिशा में लगा दिया हमने निशान? नॉर्थ में, साउथ में। अब इसको हटा दो। जब इसको हटा दोगे आप तो जमीन पर क्या बचे? 2 निशान। एक स्केल लीजिए और स्केल लेकर के उन दोनों पॉइंट्स को ऐसा मिला दीजिए और चौक से लाइन बना दीजिए। कहां सब हो रहा है ये? जमीन पे। तो जमीन पे एक लाइन बन गई। क्या लाइन बन गई जमीन पे? वो ऐसी लाइन है जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है? मिलाती है। अगर यहीं से खींचा हुआ हम ऐसा तल बना दें तो यही क्या बन जाएगा? चुंबकीय यामोत्तर बन जाएगा। हमने क्या बनाई है? लाइन, क्योंकि हमने 2 बिंदु मिलाए हैं। लेकिन अगर जहां पर आपने लाइन बनाई है वहीं पर ऐसा एक चाकू रखें और चाकू रख के इसको ऐसा काट दें तो वो जो प्लेन आपको मिलेगा समतल, वो तल क्या कहलाएगा? चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमने क्या बना लिया? हमने मैग्नेटिक मेरिडियन बना लिया। क्यों? क्योंकि परिभाषा में हमने लिखा हुआ है चुंबकीय सुई को कहां रखना चाहिए हमको, तो ये तो बनाना था ना हमको। अगर ये नहीं बनाते तो कैसे रख देते जाके? तो ये हमने किसका आइडिया ले लिया? मैग्नेटिक मेरिडियन का आइडिया ले लिया। चुंबकीय यामोत्तर मुझे मिल गया। अब लाइन बनी हुई है, चुंबकीय यामोत्तर का हमको आइडिया हो गया। अब हम इस डिप सर्कल को लाएंगे। डिप सर्कल का ये जो बेस होगा ना, ये बेस, इस बेस को ऐसा लगाएंगे कि ये बेस उसी लाइन पे बिल्कुल रख जाए। जब उसी लाइन पे रख जाएगा तो आपकी मैग्नेटिक कंपास में 2 गुण आ गए। पहला, एक तो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्रता है उसको। दूसरा कि वो कहां पर रखी हुई है? चुंबकीय यामोत्तर में। और अब देखिए कि इसकी जो ये मैग्नेटिक नीडल है ये हल्का सा ऊपर उठी है या हल्का सा नीचे झुकी हुई है। उसके बाद अगर ऊपर उठी हुई है तो यहां पर पढ़ लीजिए कितना कोण बनता है। नीचे झुकी हुई है तो भी निशान बने हुए हैं, फिर पढ़ लीजिए। और वहां से पढ़ के आपको क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। तो थीटा नापने का ये तरीका है। कभी लैब में आपको ऐसा गोल्डन चांस मिलता है तो आप इसको करिए। उसके लिए क्या जरूरी होगा? इस डिवाइस का नाम क्या है? डीप सर्कल। हिंदी में क्या बोलते हैं? नति मापी, क्योंकि ये नति अथवा नमन कोण को मेजर करता है। अब ये लैब में आपको लैब असिस्टेंट जो होगा वो दे देगा। अब आप कैसे नापोगे? तरीका मालूम चल गया। क्या करोगे बताइए? सबसे पहले कंपास लाकर नॉर्थ साउथ निशान लगाओ, एक लाइन बनाओ जमीन पे या टेबल पे, और फिर इसी नतिमापी को लाके इसका जो ये बेस होगा उसी पर ऐसे लाइन पे आना चाहिए। ऐसे नहीं कि लाइन बनी है ऐसे और आप धरे भाई ठवाइस, ऐसा नहीं चलेगा काम। ऐसे ही रखना पड़ेगा। यू हैव टू पुट दिस डीप सर्कल ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली। इसके अलावा कहीं पर भी नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन पे रखे जाने पर उस वक्त चुंबकीय सुई क्षैतिज से जितना झुकी या उठी हुई होगी, दैट एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिप एंड इट विल बी रिटेन एज थीटा। थीटा से लिखा जाएगा इसको। एंड आई होप कि ये भी समझ में आ गया आपको। तो अब तो मुझे नहीं लगता डिप एंगल के बारे में कुछ बचा हुआ है। हर चीज मैंने बता दी, क्या होता है, कैसा दिखेगा, सारा कुछ डेफिनेशन, ये सब कुछ मैंने कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ डिप, नति अथवा नमन कोण। ठीक है, आप इसमें से जो चीज नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दैट इज अवर थर्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। वो बचा हुआ है, वो बहुत छोटा सा है, अभी हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए जल्दी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो थर्ड एलिमेंट होगा वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अभी तक आप एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ चुके हैं। देखो एक चीज मैं और आपको बताऊं, जब भी आप कभी डिप सर्कल के साथ या कंपास के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक बात का और ख्याल रखें कि आप जहां पर इसे रख रहे हो वहां पर उसके आसपास कुछ दूर तक
लोहे की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि इसके भीतर ये नीडल बनी किस चीज की है? चुंबक की। अगर आसपास लोहे की कोई वस्तु रखी होगी तो ये लोहे को अपनी ओर क्या करने की कोशिश करेगी? आकर से, और इसको एक्चुअली जिस दिशा में ठहरना चाहिए वो उस दिशा में ना ठहर कर ऐसे ठहर जाएगी, ऐसे ठहर जाएगी। समझ रहे? यहां तक कि अगर आप ऐसे टेबल पर रखकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपके पैंट पर बंधा हुआ बेल्ट का जो आगे का ये हिस्सा होता है, अगर ये लोहे का बना हुआ है, ये भी इसका इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आसपास उसके लोहे की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। और अभी आपने देखा कि नति कोण को किससे नाप सकते हैं? डिप सर्कल से। 0 डिग्री वाली लाइन क्या दिखाती है? क्षैतिज दिशा। समझ आ रहा है आपको? कैसे नापोगे ये भी हमने बता दिया। उसमें अभी हमने एक फिगर देखा, वैसे 2 फिगर मैंने बनाए थे, यहां छोटे छोटे 2 फिगर बनाए थे। उनमें से कोई भी एक फिगर लेकर के हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैं फिगर बना लेता हूं, ये मैंने बना लिया। क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल। और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब मैग्नेटिक नीडल हम रखते हैं तो वो डिप करती है थोड़ा ऊपर या नीचे। तो मान लिया कि यहां पर मैग्नेटिक नीडल ने हमको ऐसे डायरेक्शन दिखाई। मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये जो डायरेक्शन है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। ये क्या है बता सकते हैं आप मुझे? थीटा, नति अथवा नमन कोण। अब ध्यान से देखो, बीई क्या चीज है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। अब आप देखिए, ये थीटा कोण है जिसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं, नति अथवा नमन कोण। ये बीई है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, ये क्षैतिज दिशा, और ये एंगल ऑफ डिप। हम चाहें तो जो ये बीई है ना, इसके हम 2 घटक बना सकते हैं, एक क्षैतिज घटक भी बना सकते हैं, एक ऊर्ध्व घटक भी बना सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस में क्लास 11 में पढ़ाया आपने। तो अगर हम क्षैतिज घटक बनाएंगे तो क्या बनेगा बता सकते हैं? ये डायरेक्शन बीई है, क्षैतिज घटक ये एंगल थीटा, क्या बनेगा क्षैतिज घटक? वेरी गुड, बीई कॉस थीटा। और अगर मैं यहां पर ऊर्ध्वाधर घटक पूछूं आपसे, ये ऐसा, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा बीई साइन थीटा। याद रहे ई एज अ सफिक्स यूज हो रहा है, ई यहां पर मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। बीई कॉस थीटा, तो बीई कॉस थीटा क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का क्षैतिज घटक। और बीई साइन थीटा क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का ऊर्ध्व घटक। इनका हमने कुछ सिंबल बना लेते हैं। अलग अलग राइटर अलग अलग सिंबल बनाते हैं। कुछ राइटर्स ने क्षैतिज घटक को H लिख के रखा है और ऊर्ध्व घटक को V लिखा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। कुछ राइटर ने क्या किया, बोले ये घटक तो चुंबकीय क्षेत्र के हैं, तो हम इसको कहा करेंगे BH और इसको कहा करेंगे BV। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको जो सिस्टम लेना हो आप ले सकते हो, HV वाला या BH और BV वाला, कोई भी सिस्टम आप यूज कर सकते हो। कुल मिला के हम 2 घटक बना सकते हैं। पहला क्या बनाया हमने? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का क्षैतिज घटक, जिसे हम BH से भी लिख सकते हैं और उसे हम केवल H से भी लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू आ रही BE cos थीटा। और दूसरा हमने बनाया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का ऊर्ध्व घटक, वी भी सिंबल बना सकते हैं, केवल वी भी बना सकते हैं, ये आ जाएगा BE sin थीटा। ये हमने, और इसमें हमने पढ़ना क्या है, बस ये क्षैतिज वाला घटक हो गया, पढ़ लिया आपने। अब इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। अब आप सोचो, जब क्षैतिज घटक पढ़ना था तो ऊर्ध्व घटक क्यों बना दिया? फिर आपने बना दिया यार, कुछ जानकारी मिल रही है तो लेते चलो ना, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। और देखिए, जब हमने ये सब कुछ किया तो हमें और भी बड़ी जानकारियां हासिल हो रही हैं। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या क्या जानकारी मुझे हासिल हो रही। हम चाहें तो इनमें से थोड़े बहुत कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर ऊपर क्या लिखा जाएगा? H अपॉन में V। हम ये BH और BV यूज नहीं कर रहे हैं, H और V यूज कर ले रहे हैं, H अपॉन V। तो बेटा देखो क्या होगा, नहीं एक काम करते हैं, चलो ठीक है बना लो। अच्छा, जब इसमें इसका भाग दोगे तो BE से BE कैंसिल, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cot थीटा। तो H अपॉन V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cot थीटा। या इसे हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन H इज इक्वल टू, अगर हम इसको पलट के V अपॉन H कर दें तो cot थीटा पलट के 1 अपॉन cot बन जाएगा, और 1 अपॉन cot थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो V अपॉन H इज इक्वल टू tan थीटा। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू H tan थीटा, V इज इक्वल टू H tan थीटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक तो कैलकुलेशन ये मिल गया मुझे, आप चाहें इसे इक्वेशन नंबर 3 कर लें। तो अगर आपको नत्य अथवा नमन कोण मालूम है, आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पता है, तो आप ऊर्ध्व घटक निकाल सकते हो। अभी एक प्रॉब्लम आ रही कि क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो। कैसे? देखो, आप एक काम कर सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ करके, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो। आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कर देंगे, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलिए करते हैं, देखो क्या मिलने वाला है यहां पर। इधर क्या आ जाएगा? H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, और उधर क्या होगा? BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो BE स्क्वायर क्या हो गया? कॉमन। अगर BE स्क्वायर कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो सीधे सीधे क्या मिल गया हमको? BE स्क्वायर। इसलिए BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। अब हम चाहें तो इसमें V की जगह पर क्या लिख सकते हैं? H tan थीटा, तो बेटा हमने ये H स्क्वायर लिखा, और V की जगह पर क्या लिख देंगे? H tan थीटा, और उसका स्क्वायर
एच स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा, देन BE इज इक्वल टू, आप यहां से एच स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, एच स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से बेटा BE की वैल्यू कितनी मिली भैया हमको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एंड इट्स वैल्यू इज sec स्क्वायर थीटा, यू ऑल नो। देन h स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम स्क्वायर रूट, बाहर ले सकते हैं। h स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा h sec स्क्वायर थीटा का sec थीटा, देन वी विल गेट h sec थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता कितनी है वो भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। नहीं समझ में आया आपको? बस उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, दो चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए नति अथवा नमन कोण, कैसे नापोगे डिप सर्कल से। एक आपको चाहिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, कैसे नापोगे, तो हमारी लैब में जो चुंबकीय क्षेत्र नपता है वो क्षैतिज घटक ही नपता है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया हमारे सारी गतिविधियां, हमारी सारी लैब पे पड़ी हुई टेबल, जमीन सब कैसी है क्षैतिज। तो जब हम वहां पर बी नापने जाते हैं तो हम BE नहीं नाप पाते, हम क्या नाप पाते हैं H नाप पाते हैं। तो H हम लैब में नाप लेंगे, थीटा हम डिप सर्कल से नाप लेंगे और दोनों की वैल्यू लिखेंगे और बड़ी आसानी से क्या निकाल देंगे BE का मान निकाल लेंगे। समझ आया? ऐसे ही अगर वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो आपको थीटा चाहिए और H चाहिए, और ये दोनों ही चीजें हम नाप सकते हैं अपनी लैब में। समझ आया? तो इसीलिए 3 अवयव मुख्य अवयव रहे हैं, एक तो दिक्पात कोण, एक नति अथवा नमन कोण और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप कैलकुलेशन करने को और भी बहुत सारे कैलकुलेशन है आप कर सकते हो, बट इन्हीं 2 इक्वेशंस बेसिक इक्वेशन है, इन्हीं से आगे किसी भी हद तक कैलकुलेट करते हुए आप जा सकते हैं। एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहूंगा, उसका भी आइडिया आप सभी स्टूडेंट्स को होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे का जब आप लेसन पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, एक ये क्षैतिज घटक है और एक ये ऊर्ध्व घटक है। क्या इनके बारे में पृथ्वी को लेकर कुछ आइडिया आ रहा है आपके मन में, इमेजिनेशंस? थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, मैं आपको बता रहा हूं। जब आपने नति अथवा नमन कोण नापा, पहले आपने मैग्नेटिक कंपास रखी थी, ऐसे एक लाइन बनाई थी और उसी में आके डिप सर्कल आपने रखा था, याद आ गया आपको? यही चुंबकीय क्या है यामोत्तर। समझ आया? इसी में चुंबकीय सुई या तो थोड़ा नीचे की तरफ झुकी हुई मिलती है और या थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ उठी हुई आपको मिलती है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक की डायरेक्शंस क्या हैं, देखो गौर से सुनो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो ऐसा दक्षिण से उत्तर की तरफ है। आपने अभी दिशा भी देखी थी जब फिगर बना के रखा था हमने, तो हमेशा किधर से किधर रहेगा क्षैतिज घटक दक्षिण से उत्तर की ओर। पहले तो एक चीज ये याद कर लो, आप कभी भी पूछा जाएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक की दिशा बताओ, तो आप ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट नहीं बताएंगे, नॉर्थ से साउथ भी नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे साउथ से नॉर्थ। ऐसा बहुत सारी बल रेखाएं हैं जो कि साउथ से ऐसे निकलती हैं और नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रही हैं। एक चीज तो ये याद रखिए, ये ऊर्ध्वाधर घटक किस दिशा में होगा, तो ऊर्ध्वाधर घटक भी, अब अगर ये ऐसा क्षैतिज घटक आ रहा है तो ऊर्ध्वाधर घटक ऐसा हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ऐसे ऊर्ध्वाधर घटक किस तरफ होगा, ऐसा ऊपर की तरफ। आप यूं मान लो कि अगर इस पूरे इतने बड़े हॉल में हम बहुत सारे ऐसे डंडे पोल लेके और ऐसा जमीन से छत की तरफ ऐसा लगा दें जैसे शटरिंग लगाते हुए बल्लियां लगती हैं,
उसमें तो तिरछा भी लगती है, पर इनको आप सीधा इमेजिन करोगे और ये बल्लियां ही आपको क्या दिखाएंगी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, सॉरी ऊर्ध्व घटक। और क्षैतिज घटक कैसा होगा? तो ऊर्ध्व घटक तो ऐसा होगा, हर जगह ऐसे बल्लियां जैसे लगी हुई सब जगह पर। क्षैतिज घटक कैसा होगा? ऊर्ध्व घटक जमीन से ऊपर की तरफ। कहां पर? जहां पर डीप एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, और जहां पर ये नीचे की तरफ बनेगा वहां पर ऊपर से नीचे आते हुए भी। तो ऊर्ध्व घटक हमेशा ऐसा ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी ये ऐसा नीचे की तरफ भी आ जाएगा। जहां पर डीप एंगल क्षैतिज से नीचे बनेगा वहां पर बस आप यूं याद रख लो कि ऊर्ध्व घटक या तो नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे रहेगा। ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक की अपनी एक निश्चित दिशा है, वो बस साउथ से केवल किस तरफ रहा करेगा? नॉर्थ की तरफ, यही उसकी डायरेक्शन होगी। वो ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट नहीं होगा। अब अगर आपके मन में ये पिक्चर भर गया है तो अब आप मुझे बताइए, अगर एक एरोप्लेन चलेगा, ऐसा एरोप्लेन कि ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, एरोप्लेन अगर ऐसा चलेगा, किसी भी दिशा में चलेगा, अगर वो ऐसा चलेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कौन से घटक को काटेगा? काटने का मतलब समझते हैं आप? जैसे ये ऐसी बहुत सारी बल रेखाएं हैं, तो काटना किसको बोलते हैं? जब ये ऐसे काटेगा तब काटना बोलेंगे, कि जब ये ऐसे काटेगा तो काटना बोलेंगे, कि जब ये ऐसे काटेगा तो काटना बोलेंगे? काटना किसको कहेंगे? तीनों को। अरे यार तुम लोग इतना ना जान पाओ, घर में कभी मम्मी लोग साग काटती हैं, साग, चने का साग, बथुआ का साग, ऐसा बहुत सारा घर में होता रहता है। तो उसको कैसे काटा जाता है? ऐसे बहुत सारा ऐसे पेड़ पकड़ करके फिर मम्मी ऐसे काटती हैं। ऐसे काटती है क्या? नहीं काटती। तो ऐसे काटती हैं? नहीं काटती। कैसे काटती हैं? तो यही तो काटना है यार। तो काटने का मतलब ऐसे काटना होता है। काटने का मतलब ऐसा नहीं होता कि ऐसे निकाल दिया बीच में से, फिर ऐसा निकाल दिया बीच में से। ये काटने का मीनिंग नहीं है। काटने का मतलब ऐसे कटना चाहिए इसको। तो आप बताएं, एरोप्लेन जब चलेगा तो उसके ब्लेड्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कौन से घटक को काटेंगे? क्षैतिज वाले को काटेंगे कि ऊर्ध्वाधर वाले को काटेंगे? वेरी गुड, ऊर्ध्वाधर वाले को काटेंगे। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक ये रॉड ले रहा हूं आयरन की या मेटल की, और उसको मैं ऐसे गिरा दे रहा हूं। समझ रहे मेरी बात आप? उसको हम ऐसे गिरा रहे हैं। गिराएंगे तो कौन सी बल रेखाएं कटेंगी? ऊर्ध्वाधर वाली ऐसे हैं, ऐसे बल रेखाएं ऊर्ध्वाधर वाली हैं। अब ये ऐसा गिरेगा तो ऊर्ध्वाधर वाली कटेंगी क्या? उनके तो बीच में से निकल जाएगा, ऊर्ध्वाधर वाली नहीं कटेंगी। लेकिन क्षैतिज वाली ऐसे हैं, कट जाएंगी। समझ रही है? तो अगर फिर से बताइए, एक ट्रेन है, ट्रेन ऐसे जा रही है चल के। अब ट्रेन में दो पहिए से लगे हुए हैं अगल बगल, उनके बीच में से एक एक्सल लगा हुआ है। ये दो पहियों के बीच में एक एक्सल है, ये एक्सल ऐसा अगर चलेगी, ये एक्सल किस प्रकार की बल रेखाओं को काटेगी? वर्टिकल कंपोनेंट को या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को? वर्टिकल कंपोनेंट, बिल्कुल सही है। अरे जो हॉरिजॉन्टल है पहले से ऐसा है, उसको ये क्यों काटेगा? देखो उसके तो बीच में से निकल जाएगा ना ये। लेकिन वर्टिकल वाले कंपोनेंट को जब ऐसा ट्रेन चलेगी तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट को इसकी एक्सल काटेगी। अब फिर से एक चीज मुझे बताइए, इसमें एक चीज हो सकती है प्रॉब्लम, पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैं इस रॉड को चाहूं तो दो तरफ से गिरा सकता हूं, ऐसा पूर्व पश्चिम में रखूंगा और ऊपर से नीचे गिरा दूंगा, या उत्तर दक्षिण रखूंगा और फिर ऊपर से नीचे गिरा दूंगा। मैं कुछ समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब बताइए,
मैंने पूर्व पश्चिम में रखा इसको ऐसे, और इसको हम नीचे की तरफ ऐसा गिराएंगे। कौन सी वाली बल रेखाएं कटेंगी? ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज? पक्का? अब हमने नॉर्थ साउथ पे रखा इसको, नॉर्थ साउथ पे, और अब हम नीचे की तरफ इसको गिरा रहे हैं। कौन सी वाली बल रेखाएं कटेंगी? ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज? क्षैतिज। अच्छा, क्षैतिज बल रेखाओं की दिशा क्या है? साउथ से नॉर्थ, ये क्षैतिज बल रेखाएं। साउथ से नॉर्थ, ये है क्षैतिज बल रेखाएं। साउथ से नॉर्थ की तरफ हमने इस रॉड को कैसा गिराया है? नॉर्थ से साउथ। जब ये ऐसा गिरेगी, आप कह रहे हैं काट देगी इसको। कहां काट देगी भैया? ये तो कहां से निकल जाएगी? इसके बीच में से निकल जाएगी। जब ऐसे गिराएंगे तो काटेगी, ऐसे गिराएंगे तो नहीं काटेगी। अब आपको समझ आ गया? फिर से बताओ, कौन सी बल रेखाएं कट रही हैं? ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज? पूर्व पश्चिम में रखा, गिरा दिया। कौन सी बल रेखाएं कट रही हैं? क्षैतिज। उत्तर दक्षिण में रखा, कौन सी बल रेखाएं कट रही हैं? कोई नहीं। ऊर्ध्वाधर तो कट ही नहीं रही है, अब क्षैतिज वाली भी नहीं कट रही है। कोई बल रेखा नहीं कटेगी। समझ आ रही है बात आपको? आप भी तो इतने लंबे हो, मतलब लंबाई ऐसी है आप में। आप अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ दौड़ोगे, ध्यान से देख के बताइए, पूर्व से पश्चिम की तरफ दौड़ोगे, कौन सी बल रेखाएं काटोगे? सोच लीजिए, आंसर जल्दी नहीं, सही चाहिए हमको। अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ेंगे तो जो ऐसे वाली क्षैतिज बल रेखाएं ये कट जाएंगी। क्या ऊर्ध्वाधर कटेंगी? नहीं कटेंगी। तो आपकी बॉडी से उस वक्त क्षैतिज बल रेखाएं कटेंगी, ऊर्ध्वाधर बल रेखाएं नहीं कटेंगी। लेकिन कब? जब आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ोगे तो। लेकिन अगर आप साउथ से नॉर्थ दौड़ रहे हो या नॉर्थ से साउथ दौड़ के आ रहे हो, अब कौन सी बल रेखाएं कटेंगी? कोई बल रेखा नहीं कटेगी। याद रहेगा? याद रखिएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर से हम आपसे पूछेंगे ये चीज, और वहां पर बताएंगे क्यों बताया था मैंने आपको इसके बारे में। ये उसके लिए कैलकुलेशन हो गया। तो एंगल ऑफ डिप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड छोटा सा लास्ट पॉइंट एक बचा। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट हमने क्यों निकाला, ये हम आपको बताने जा रहे थे। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमने इसीलिए निकाला हुआ है क्योंकि जब कभी आगे चल के हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा कि एक एरोप्लेन है और वो ऐसा क्षैतिज उड़ रहा है, उससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना तो बीई काम करेगा ना एच काम करेगा, केवल और केवल कौन सा घटक काम करेगा? ऊर्ध्व घटक काम करेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो ऊर्ध्व घटक को काटेगा। तो उसके कैलकुलेशन के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम ऊर्ध्व घटक का यूज करेंगे, ना एच यूज करेंगे ना बीई, तब ऊर्ध्व घटक काम में आएगा। क्योंकि कुछ बच्चों का ये सोचना था कि जब ऊर्ध्व घटक हमारे अवयव में नहीं है तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं इसको? हमें अवयव में तो तीन ही आते थे, दिक्पात कोण, नति कोण और क्षैतिज घटक, तो फिर ऊर्ध्व घटक क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एरोप्लेन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे ना, उनमें ऊर्ध्व घटक का ही इस्तेमाल हुआ करेगा, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। बाकी पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पता लगाना है ना, केवल तीन चीजें हैं, अल्फा दिक्पात कोण, थीटा नति कोण और एच। तीन चीजें पता चल जाए, आप सब कुछ पता लगा सकते हो। कुछ इसके अलावा जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये हो गया नति अथवा नमन कोण। इसके बाद एक लास्ट का पॉइंट बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं चेंजेस, किस तरीके के परिवर्तन होंगे। तो वो परिवर्तन देख लेते हैं 10 मिनट में और उसको छोड़ देते हैं, फिर हटा दिया जाए इसको। आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लें प्लीज जल्दी से। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होते हैं? एक परिवर्तन तो हमने बता रहे, दो तरीके के चेंजेस हम लोग स्टडी करेंगे। एक चेंज तो वो होगा जो स्थान बदलने से बदलाव आएगा। एक परिवर्तन कौन सा है? स्थान के साथ परिवर्तन। आपको मैं बताऊं, स्थान बदल जाने से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, दिक्पात कोण क्यों बदलता है आपको लास्ट क्लास में बताया गया,
और नत्य अथवा नमन कोण, अब आप भी समझ रहे हैं कि कहीं पर थोड़ा ऊपर उठी हुई क्षैतिज से, कहीं नीचे झुकी हुई। तो स्थान अगर बदलेंगे, अभी आप यहाँ पर हैं, कहीं और बाहर चले जाइए दूसरे स्टेट में, बहुत दूर निकल जाइए आप, तो वहां पर क्या होगा, हो सकता है चुंबकीय सुई थोड़ा ऊपर उठी हुई हो या नीचे झुकी हुई, लेकिन यहां से थोड़ा अलग हो जाएगा। तो स्थान अगर आप बदल देते हैं तो बी, थीटा और अल्फा तीनों बदल जाते हैं। ठीक है, स्थान के साथ परिवर्तन। स्थान परिवर्तन के साथ बीई, अल्फा तथा थीटा तीनों के मान बदल जाते हैं। एक चीज तो ये आप देख लीजिए कि अगर जगह बदल देंगे आप तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप तीनों ही बदल जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो परिवर्तन है समय के साथ परिवर्तन। इन्हें हम, ये प्लेस टू प्लेस चेंजेस हैं। और इन्हें क्योंकि ये समय के साथ हैं, इनको बोला जाता है टेम्पोरल चेंजेस। समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं ना, उनको हमने दो भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक जिसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम चेंजेस, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी, शॉर्ट टाइम, छोटे समय वाले परिवर्तन। और एक दूसरा जो हमने बना के रखा है इस पे, वो होगा लॉन्ग टाइम चेंजेस। जिन्हें बोला जाता है दीर्घकालिक परिवर्तन, लघुकालिक परिवर्तन, दीर्घकालिक परिवर्तन, कुछ भी आप नाम बना सकते हो। इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें, बस इसके बाद काम खत्म। शॉर्ट टाइम चेंजेस कैसे देखने को मिलते हैं, ध्यान से सुनिए। आपने इसके पहले एक घटना पढ़ी हुई थी, शायद आपको किसी को याद हो, ऑरोरा बोरियलिस, याद है आपको? ये पढ़ाया गया था किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर, जब हमने पढ़ा था उस वक्त ऑरोरा बोरियलिस एक घटना पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है, वहां पर सन से बहुत सारे चार्जेस छिटक छिटक के बाहर आते रहते टेम्परेचर की वजह से। तो वो आंधी जैसे एकदम से ऐसे आते हैं और आकर के वो नॉर्थ और साउथ पोल के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं और हमेशा के लिए घूमना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि बहुत गर्म होते हैं तो उनसे लाइट निकलती है और वो लाइट ही हमको चमकदार और कलरफुल दिखाई देती है। ये आपको बताया गया था, अगर याद हो आपको तो। भूल गए हैं आप? नहीं याद है? याद है, अच्छा। एक्चुअली कम समय वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने क्या किया, आज हमने अपने यहां पर टेबल पे रख के और बी को नापा, बीई इस दिशा में हमको मिला और उसकी अपनी कुछ वैल्यू मिली हमको। कल फिर हम नापते हैं अगर, तो हम देखते ये हैं कि बीई की वैल्यू आज की तुलना में कल थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बदल जाती है। आप उसके अगले दिन नापिए, फिर बीई की वैल्यू कुछ बदल जाएगी। आप रोज का रोज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापें और आप देखेंगे कि हर बार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान रोज का रोज बदल रहा है, रोज का रोज। इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, कम समय के परिवर्तन, लघुकालिक परिवर्तन है ये, कि बड़ी जल्दी जल्दी आज नापो
तो बी ऐसा मिला। हो सकता है कल नापो थोड़ा सा ऐसा मिले, परसों नापो ऐसा मिल जाए आपको। ये होता है, हमने रोज रोज नाप के देखा, हमको ऐसा दिखाई दिया, ऐसा मिला। क्यों होता है ऐसा? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है, पहली बात तो कम समय के परिवर्तन कैसे होते हैं, बीई लगातार परिवर्तित होता रहता है। क्यों परिवर्तित होता है? रीजन पे आ जाते हैं एक मिनट के लिए। जैसे आज हमने बाई चांस नापा तो इस दिशा में मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिला। अब सोलर से आने वाली सोलर विंड के बारे में तो आपको मालूम ही है, अगर आपको ऑरोरा पता है तो। सोलर से बहुत सारे टेम्परेचर के जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसे आए, आंधी जैसे एकदम, और यहां से आके ऊपर से निकल गए। ऊपर से छत जैसी ऊंचाई से नहीं यार, बहुत ऊपर से। अब आप सोचिए, अगर वो सोलर विंड आई, उसमें बहुत सारे चार्जेस यहां से ऐसा जा रहे हैं, तो उनके चलने से क्या बनती है? करंट। इसका मतलब वहां करंट बनी ऊपर में, उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ क्या बन गया? चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र ने हमारे वाले इस चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा सा क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। तो हो सकता है आज हमने नापा इस दिशा में, कल नापेंगे थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो चेंजेस आते हैं, इनका मेन रीजन कौन होता है? सोलर विंड। सोलर विंड किसको कहते हैं? सूर्य से आने वाले जो आवेशित कण होते हैं, धरती पर कभी नहीं आते, वो आसमान में ऐसा एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे आंधी जैसे उड़ते रहते हैं। तो इसका रीजन कौन है? इसका रीजन है सोलर विंड। और क्या आपको सोलर विंड अब मालूम है क्या होता है? फिर से सुन लीजिए। सूर्य से टेम्परेचर की वजह से कुछ चार्ज पार्टिकल छिटक कैसे बाहर निकल जाते हैं, और वो हमेशा बड़ी ज्यादा ऊंचाई पर वो आंधी जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर ऐसे वो लगातार चलते रहते हैं। उनके चलने से करंट बनती है, वो करंट हमारे वाले इस मैग्नेटिक फील्ड पर थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकती है। तो आज हमने इस दिशा में नापा या इस दिशा में नापा, हो सकता है कल नापेंगे थोड़ा सा ऐसा मिल जाए मैग्नेटिक फील्ड, हमको पॉसिबल है यार, क्योंकि हो सकता है सोलर विंड यहां से निकल गई हो, तो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र पर उसने इफेक्ट डाल दिया। तो आप रोज का रोज नाप के देखिए, बदलता आपको मिलेगा, उसकी डायरेक्शन भी बदलती है, उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है, आपको बदलता हुआ मिलेगा, और उसका रीजन है सोलर विंड। ये जो दीर्घकालिक परिवर्तन है, ये कैसे होते हैं? दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं कि पृथ्वी जब अलग हुई तो इसका बाहर का हिस्सा ठंडा हो गया, पर अंदर का हिस्सा अभी भी कैसा? बहुत गर्म। और गर्म होने की वजह से सारा का सारा मटेरियल किस स्टेट में है? द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। समझ रहे हैं आप? अगर लिक्विड स्टेट में है और उसके साथ साथ पृथ्वी दो प्रकार की गतियां भी करती है। देखो, सोचो, ये फुटबॉल है, इसके भीतर ये फुटबॉल है और इसके भीतर लिक्विड भरा है, ठीक है। अब लिक्विड भरे होने के साथ हमारी अर्थ दो प्रकार की मोशन करती है। एक तो ऐसा सूर्य के चारों तरफ ऐसे चलने वाला मोशन, दूसरा उसके साथ ऐसा वाला भी मोशन। समझ रहे हैं आप? और भरा क्या है इसके भीतर? लिक्विड। अब आप खुद समझ सकते हैं ये कौन सी हालत हो गई। ये ऐसा हो गया जैसे कि एक कटोरे में आपने पानी भर लिया, दूध भर लिया, और उसके बाद उसको आप ऐसा तो चला ही रहे हो, साथ में ऐसा हिला भी दिया, उसको गोल घुमा भी दिया, तो अब उसके अंदर जो पानी भरा होगा वो क्या होगा? गोल घूमने के साथ साथ वो ऐसा भी मूव करेगा, थोड़ा हिलेगा, लहर उसमें जो आती है। आप ऐसा इमेजिन करिए, कटोरे में, बर्तन में पानी भरा है, वो ऐसा चलने के साथ साथ हिलकोरें भी ले रहा है। तो जो कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना था
कि इसका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, अभी नॉर्थ पोल हमने आपको कहां पर बताया था? जब हम इसको ऐसा पकड़ते थे तो आपको हमने यहां ऐसा एक नॉर्थ पोल बता दिया था। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह नॉर्थ पोल अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहता, यह धीरे धीरे ऐसे जा रहा है। आज नापा हमने यहां मिला, आज के 100 साल बाद अगर कोई इसको मेजर करके देखे, ये थोड़ा सा इधर की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की ओर। ऐसे पकड़ना चाहिए मुझे, ये ऐसा पश्चिम की तरफ धीरे धीरे चल रहा है। अगर हम इसको 500 सालों के बाद नापेंगे तो ये थोड़ा और इधर आ जाएगा, 1000 साल बाद नापेंगे और इधर आ जाएगा। अगर हम 10,000, 20,000, 50,000 साल बाद नापें तो हो सकता है ये नॉर्थ पोल जो कि अभी यहां पर है, ये नॉर्थ पोल चलते चलते साउथ की तरफ आ जाए, हो सकता है। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारी पृथ्वी का जो नॉर्थ, देखो नॉर्थ पोल चल रहा है धीरे धीरे पश्चिम की तरफ, ये सबका मानना है। सारे वैज्ञानिक ये देख रहे हैं लगातार कि हमारी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो लगातार किस ओर शिफ्ट हो रहा है, पश्चिम की तरफ चलते जा रहा है। पर उनमें से कुछ वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि अब नॉर्थ पोल ऐसे अगर चल रहा है तो आज नहीं तो 50,000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद ये नॉर्थ पोल अगर चल रहा है ऐसे, तो जाके ये इसके साउथ पर पहुंच ही जाएगा। अब चला है तो पहुंचेगा ही, रुकेगा क्यों बीच में? तो कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये नॉर्थ पोल आज अगर यहां पर आपको दिखता है और पश्चिम की ओर लगातार शिफ्ट हो रहा है तो ये ऐसा जाएगा और जाकर के एक दिन ऐसा आएगा जब ये नॉर्थ कहां हो जाएगा, साउथ पे, और साउथ कहां आ जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है, समझ रहे हैं? और इसके लिए कितने साल चाहिए? 1,00,000 साल चाहिए, 50,000। अभी हमको नापते हुए कितने साल हुए हैं? 200 साल ही हुए हैं नापते हुए अभी। और 200 सालों में हमने इतना शिफ्ट पाया है कि पश्चिम की तरफ इतना सा हट गया है ये नॉर्थ पोल। समझ आ रही है हमारी बात आपको? तो कुछ वैज्ञानिकों का ये सोचना है कि अगर पश्चिम की तरफ ये हट ही रहा है तो हटेगा, और हटते हटते एक दिन ऐसा आएगा, चाहे वो 50,000 साल के बाद आए, कि ये नॉर्थ सीधे सीधे कहां मिलेगा फिर आपको? इसके साउथ पे, और उसका मैग्नेटिक साउथ कहां मिलेगा? नॉर्थ पे। कुछ वैज्ञानिक इसी को देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनका ये मानना है कि दुनिया में जितने मोशन हो रहे हैं, जितनी भी गतियां हो रही हैं, उनमें से कोई भी गति ऐसा रोटेशनल मोशन नहीं है। सभी की सभी गतियां दोलनी गतियां हैं। चाहे जहां आप देख लें दोलनी गति ही आपको मिलेगी। पृथ्वी भी एक निश्चित समय तक ऐसा घूमती है, उसके बाद घूम के एक चक्कर पूरा करती है, फिर चक्कर पूरा करती है, फिर चक्कर पूरा करती है, फिर चक्कर पूरा करती है। और जब कोई वस्तु एक ही रास्ते पर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो यह गति दोलनी गति कहलाती है। चाहे जिसकी गति आप दुनिया में देख लें, दोलनी गति ही आपको मिलेगी। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी भी चलती है, कौन सी गति कर रही है? दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन करती है। वो एक निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराती है, फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आती है, फिर गति दोहराती है, फिर स्थिति पर आती है प्रारंभिक वाली, ये दोलनी गति है। तो उनमें से कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि क्योंकि इस दुनिया में कोई भी गति पूरी ऐसे पलट के नहीं होती, वो गति कैसी होती है? दोलनी गति। इसलिए इसका नॉर्थ कुछ दिन तक ऐसे जाएगा, यहां तक जाएगा और उसके बाद फिर वापस लौटेगा। ये हमने पानी भर दिया, इस पे कटोरा लेके उसमें पानी भर दिया और उसको ऐसे हिला दिया। अब क्या हो रहा है? ये नॉर्थ है। अभी ये नॉर्थ हमको यहां दिखता है, कुछ दिन के बाद ऐसे ये ऐसे पानी ऐसे हिलता है, कुछ दिन के बाद इस नॉर्थ का क्या होगा? ऐसे जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां नहीं जाएगा, क्योंकि यहां जाएगा तो पूरा पलट जाएगा, तो यहां नहीं जाएगा। वो यहां तक जाएगा, फिर वापस आने लगेगा, फिर यहां से ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो नॉर्थ पोल है वेस्ट की तरफ ऐसा जाएगा, फिर वेस्ट से ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा। ये लगातार कौन सी गति करेगा? दोलनी गति करेगा। तो देखो
ये तो सबका मानना है नॉर्थ पोल लगातार पश्चिम की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। पर उनमें से कुछ का मानना है कि एक दिन जाकर ये पूरा नॉर्थ साउथ में पहुंच जाएगा और उसका साउथ नॉर्थ में आ जाएगा, और कुछ का ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा, कुछ सालों तक ये ऐसा चलेगा, फिर कुछ सालों तक ये ऐसा चलेगा, फिर कुछ सालों तक ऐसा चलेगा, और लगातार नॉर्थ पोल क्या करेगा, दोलनी गति करेगा। कुछ का ये मानना है। जिन्होंने पूरा बता दिया घूम के चला जाएगा वो भी नोबेल प्राइज ले गए, जिन्होंने ये बता दिया उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया। अब होगा क्या, ये तो समय बीतने पर ही पता चलेगा, क्योंकि ये चेंजेस कैसे चेंजेस हैं, ये टेम्पोरल चेंजेस हैं, ये तो समय बीतने पर पता चलेगा, अभी तो नहीं पता चलेगा हमको। बात किसकी सही निकलती है ये उस वक्त ही हम जान पाएंगे। तो इस पे लगातार क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम चेंजेस में, लॉन्ग टाइम चेंजेस में लगातार ये होता है कि जो पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो कॉन्टिन्यूअसली पश्चिम की ओर क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इस पे हम लिख लेते हैं पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव लगातार पृथ्वी के भौगोलिक पश्चिम की ओर स्थानांतरित होता जा रहा है। और क्योंकि ऐसा होने में बहुत वक्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, इसीलिए हमने इनको रखा है कहां पर, लॉन्ग टाइम चेंजेस में हमने इनको रखा है, दीर्घकालिक परिवर्तन, और ये अल्पकालिक परिवर्तन थे। ठीक है, तो अल्पकालिक परिवर्तन और दीर्घकालिक परिवर्तन, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया है। और पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपने समझा भी ये सब चीजों को। तो पृथ्वी के चुंबकत्व से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद इसके आगे जो भी आर्टिकल लगा होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन अब वो करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।